प्यारे बच्चों, मैं ऋचा वाजपेयी अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रथम अध्याय परिचय का आप अध्ययन कर चुके हैं। परिचय अध्याय में आपने अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। प्रथम अध्याय में आपने अध्ययन किया था कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है वो बहुत सीमित है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अधिक है। अब आवश्यकताएं की तुलना में जो साधन सीमित हैं उनसे हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं चुनाव की समस्या। क्योंकि जब हमारे पास आवश्यकताएं अधिक और संसाधन कम होते हैं तो हमें चुनना पड़ता है कि अपनी किस आवश्यकता को पहले पूरा करें और किस आवश्यकता को बाद में पूरा करें। ये जो समस्या होती है वो केवल उत्पादन में ही नहीं अपितु उपभोग में भी होती है। प्रथम अध्याय में आपने उत्पादन संभावना वक्र में कुछ इसी प्रकार की समस्या का अध्ययन समझा था। अब इस दूसरे अध्याय में, जिसका नाम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, आप अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली जो ये संसाधनों की कमी की समस्या है उसका एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत को आप 4 भागों में अध्ययन करेंगे। आज ये हमारा पहला भाग है। इस पहले भाग में हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता का मापन, गणनावाचक दृष्टिकोण, कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, मांग और मांग वक्र। बच्चों, एक विशेष बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि उपभोक्ता जो होता है उसका जो व्यवहार है वही तमाम प्रकार के सिद्धांतों को जन्म देता है, जिनका हम इस पाठ में हम अध्ययन करते जाएंगे। और ये बहुत ही रुचिकर पाठ है और सच बात तो ये है कि अर्थशास्त्र से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला, या कह सकते हैं कि आपकी जो सामान्य जीवन में अर्थशास्त्र की जो उपयोगिता से आपका आमना सामना कराने वाला ये पाठ है। इसलिए ये बहुत ही रुचिकर पाठ है और इसका बड़े ही मनोयोग से अध्ययन करेंगे तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा इस पाठ को पढ़ने में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या है। एक बात बताइए, जब आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो आप उस वस्तु की मांग करते हैं ना। जब आप उस वस्तु की मांग करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस वस्तु से उपयोगिता मिलती है। क्या मिलती है? उपयोगिता। यही बात जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो उपयोगिता का अर्थ पर विचार करने पर हमको बाध्य करता है कि उपयोगिता क्या है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। हम जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है, ठीक, हमने रोटी खाई, खाना खाया, कुछ भी खाया, तो वो हमारी भूख की आवश्यकता को उसने संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब रोटी में क्या है? आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, उपयोगिता है। प्यास लगी, पानी पिया, तो पानी में क्या है? उपयोगिता है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो रोटी या पानी जो भी है हमारी जो आवश्यकता को संतुष्ट करे वो वस्तु उपयोगी है। इस समय 1-2-4 चीजों पर और विचार करने वाला है। पहली बात तो ये है कि जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है? वो वस्तु में निहित नहीं होती है। तो जो उपयोगिता होती है वो वस्तु में नहीं होती। उपयोगिता वस्तु में नहीं होती। किस में होती है? व्यक्ति पर।
व्यक्ति पर निर्भर है। जो उपयोगिता है वो किस पर निर्भर है? व्यक्ति पर। जैसे एक छोटी सी बात है, जैसे अगर उपयोगिता वस्तु में होती, व्यक्ति में नहीं होती, तो जिसको चाय पसंद है उसको चाय अच्छी लगती है, और जिसको चाय नहीं पसंद है उसको भी अच्छी लगती। मतलब अगर चाय ही में उपयोगिता होती तो जो भी चाय पीता उसको अच्छी लगती, पर चाय ऐसी नहीं है। चाय जिसको पसंद है उसको चाय अच्छी लगेगी, जिसको पसंद नहीं है उसको चाय अच्छी नहीं लगेगी। तो जो ये बात है कि वस्तु में उपयोगिता निहित नहीं होती, व्यक्ति में निहित होती है। मतलब हमें भूख लगी तो हमें रोटी में उपयोगिता लग रही है, हमें भूख नहीं है तो हमें उसी रोटी में उपयोगिता नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर हमें प्यास लगी है, तेज पानी प्यास लगी तो हमें पानी से उपयोगिता मिलेगी। पर हम अगर बिल्कुल पानी पी के एकदम हम लोग का गला एकदम तर है पानी पी के, तो उस समय अगर हमें पानी पिलाया जाएगा तो शायद पानी से उतनी उपयोगिता हमें नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो उपयोगिता होती है वो स्थान पर भी आधारित होती है, समय पर भी आधारित होती है। यानी कि व्यक्ति सापेक्ष तो होती ही है, उसके अलावा उपयोगिता स्थान सापेक्ष होती है और समय सापेक्ष होती है। स्थान सापेक्ष और समय सापेक्ष का मतलब क्या है? देखिए, स्थान सापेक्ष का मतलब होता है कि जो उपयोगिता है वो वस्तु किस स्थान पर है उस पर निहित होती है। जैसे एक छोटी सी बात, जैसे इस समय मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में हीटर की उपयोगिता कश्मीर या हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तो होगी, पर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ी है। ठीक, तो हीटर में उपयोगिता नहीं है, स्थान के आधार पर हीटर में उपयोगिता हो जाएगी। दूसरी बात, समय पे निर्भर होती है। जैसे एक छोटी सी बात है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे लिए स्वेटर बड़ा उपयोगी था, आज हमारे लिए स्वेटर सब बॉक्स में बंद करके हमने रख दिए। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तित हो गया। अम्ब्रेला जो है वो बारिश में हमारे लिए उपयोगी है, धूप में उपयोगी है, जाड़ों में हम लोग कम उपयोग करते हैं। तो समय और स्थान के आधार पर भी उपयोगिता परिवर्तित होती है। तो एक चीज समझी कि उपयोगिता का अर्थ समझ लिया आपने। उपयोगिता व्यक्ति सापेक्ष, समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष होती है। और जो एक और उपयोगिता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आप नोट कर लीजिए कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता को ना हम छू सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, मतलब कोई भौतिक चीज नहीं है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक, अब उपयोगिता हमने भी आपसे कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रही हूँ कि उपयोगिता का हम मापन कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल हमारे अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में मानते हैं। उनका ये मानना था कि जो उपयोगिता है उसको हम मोटे तौर पर माप सकते हैं। क्योंकि जब उपयोगिता वास्तव में क्या है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि हम उस वस्तु से कितनी उपयोगिता, मतलब उस वस्तु से हमें कितना उपभोग मिलेगा, उपयोगिता मिलेगी। तो अब जब अनुमान लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब तो एक लगाते हैं कि हाँ हम इसके लिए कितना व्यय करने को तैयार हैं। तो एक मोटा मोटा उन्होंने अनुमान लगाया कि हम उपयोगिता को हम कितना पैसा खर्च करने को तैयार, उस आधार पर हम उसकी कुछ गणना कर सकते हैं। तो उपयोगिता का मापन का जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वो यही बताता है। इस विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक सेब हमें 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। आमतौर पे हम लोग जब बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम लोग खर्च भी इसी हिसाब से करते हैं। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी, इसके लिए हम इतना पैसा खर्च कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारे लिए कम उपयोगी है, इसके लिए हम कम पैसा खर्च करेंगे। वो अलग बात है कि उसकी कीमत कुछ भी मिले, पर हम उपयोगिता के आधार पर उसको इस प्रकार से आंकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक सेब हमें 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है, या कोई ऑरेंज है या ब्रेड है या चॉकलेट है या केक है, जो अलग अलग वस्तु हैं उनका हम उपयोगिता को इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक इकाई भी थी, उसको उन्होंने यूटिल्स नाम दिया कि यूटिल्स है, तो उनको हम यूटिल्स एक पैमाना कहा कि यूटिल्स हम कह सकते हैं उनको कि हमें 50 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम उपयोगिताओं को संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक सेब हमें 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि उपयोगिता किसे कहते हैं। ठीक, अब हमें ये भी पता चल गया कि हम
हम उपयोगिताओं को एक विश्लेषण के आधार पर कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। अब ये कुल उपयोगिता क्या है? एक बात है कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हम उस वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करते हैं। एक इकाई का उपभोग नहीं करते, अनेक इकाइयों का उपभोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने रोटी का उपयोग किया तो मान लीजिए हमने 5 रोटियां खाई, है ना? तो उन 5 रोटियों की अलग अलग इकाइयों से हमें उपयोगिता मिलती है, और जो इन 5 रोटियों की जो उपयोगिता है उनका जो योग होगा उसी को हम क्या कहेंगे? टीयू। टीयू कितनी? 5 की टीयू, 5 इकाइयों की कुल उपयोगिता को ही हम क्या कहेंगे? टीयू 5। मतलब 5 इकाइयों की उपयोगिता का योग जो है कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग है। ठीक, ये तो हो गई कुल उपयोगिता की बात। अगला कॉन्सेप्ट हमारा सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या कहती है? सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। देखो, 5 इकाइयों से टोटल यूटिलिटी मिली, पर इन 5 इकाइयों में कई इकाइयां लगी ना, तो जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, अब इन 5 इकाइयों का अगर हम योग कर लें तो क्या निकली? टीयू। ओके, पर हर इकाई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, हर इकाई की अलग अलग जो उपयोगिता है उसको क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। अर्थ समझिए, डिफरेंस समझिए। 5 रोटियों की इकाइयों का योग, पहली रोटी से उपयोगिता, दूसरी रोटी से उपयोगिता, तीसरी रोटी से उपयोगिता, चौथी रोटी से उपयोगिता, 5वीं रोटी से उपयोगिता, हर इकाई का योग, 5 रोटियों की उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। और पहली रोटी से प्राप्त उपयोगिता डिफरेंट, अलग, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, 5वीं से, एक और पहली, 2 और दूसरी, 3 और तीसरी, 4 और चौथी, 5 और 5वीं में डिफरेंस समझिए। 5 कहते हैं तो 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 5 का योग। 5वीं जब कहते हैं तो 5वीं अलग से, केवल 5वीं। चौथी कहते हैं तो केवल चौथी। ठीक है, तो ये जो कुल उपयोगिता है वो 5 इकाइयों का योग है, और जो सीमांत उपयोगिता है वो हर इकाई को बताता है, अतिरिक्त इकाई को बताता है। तो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती, अतिरिक्त इकाई जो एक के बाद हम जब दूसरी रोटी खाने लग चलते, 3 के बाद जब हम चौथी, 4 के बाद हम 5वीं रोटी खाने चलते, तो वो जो 5वीं है, जो चौथी है, वो सीमांत उपयोगिता। अगर ये एक और पहली, 2 और दूसरी, 3 और तीसरी और 4 और चौथी का अंतर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का अंतर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको आप सूत्र में देख लीजिए। सूत्र रूप में जैसे अब सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं और कुल उपयोगिता, तो पहले आप कुल उपयोगिता समझिए, क्योंकि कुल उपयोगिता पहले समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे टीयू है, तो टीयू क्या है? सीमांत उपयोगिता का योग है। ठीक, मतलब सीमांत उपयोगिता का योग नहीं, मतलब सारी उपयोगिताओं का योग। सीमांत उपयोगिता को तो बाद में समझ रहे हैं। तो जैसे पहली रोटी से प्राप्त उपयोगिता, दूसरी रोटी से प्राप्त उपयोगिता, तीसरी रोटी से प्राप्त उपयोगिता, उन सब का योग। मान लीजिए n है, n मीन्स जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया गया, रोटी की, सेब की, किसी भी वस्तु की, तो उन इकाइयों का योग, उन सभी इकाइयों का योग कुल उपयोगिता है। और सीमांत उपयोगिता कैसे निकलती है? TU5 और TU4। मतलब जैसे मान लीजिए 5वीं इकाई की जो कुल उपयोगिता थी वो 10 थी। ठीक, चौथी इकाई की जो कुल उपयोगिता थी वो 8 थी। ठीक, तो सीमांत उपयोगिता क्या हुई? तो समझ में आई बात? तो कुल उपयोगिता, जैसे मान लीजिए 5 रोटियों से हमें 10 के बराबर कुल उपयोगिता मिली, और 4 रोटियों से हमें 8 के बराबर कुल उपयोगिता मिली थी। तो 10 को जब हम 8 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 हो गई हमारी सीमांत उपयोगिता। अब इसी को हम तालिका और चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए,
हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। सेब की इकाइयाँ, पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हम जानते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम उपभोग करते हैं तो उपभोग करने वाली वस्तुओं की इकाइयों, कई इकाइयों में उनका उपभोग करते हैं, कई इकाइयों का उपभोग करते हैं किसी भी वस्तु की। तो जब मान लीजिए पहला सेब खाया तो उस पहले सेब से हमें कितनी उपयोगिता मिली? 10। दूसरा खाया 8, तीसरा खाया 6, चौथा खाया 4, पांचवा खाया 2, छठा खाया 0 और सातवां सेब खाया तो हमें -2। इस बात को समझ लीजिए। पहली इकाई से हमें 10 के बराबर उपयोगिता मिली। जब भूखे होते हैं और हमें भूख लगती है तो हम जब पहला कोई भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उपयोगिता अधिक मिलती है। जब हमारी संतुष्टि हो जाती, थोड़ा सा हम खा के थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं तो दूसरी इकाई से हमें उसके कंपैरिजन में कम उपयोगिता मिलती है। तीसरी से उससे कम, चौथी से उससे कम, पांचवी से उससे कम। जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम मिलने लगती। क्यों मिलने लगती? हम संतुष्ट होने लगते हैं, हमारा पेट भरने लगता है, इसलिए हमें उससे उपयोगिता कम मिलने लगती है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ऐसी जगह पे हो जाते हैं, ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है, नहीं नहीं खा लो, है ना, होता है ना। कई बार हम लोग गेस्ट के रूप में जाते हैं कहीं, तो हम लोगों से कह दिया जाता है कि नहीं नहीं खाइए खाइए, तो हम लोग खा लेते हैं, संतुष्ट हो चुके हैं पर हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसिस्ट किया जा रहा है। तो हमें उससे क्या मिलती है? 0 के बराबर सीमा। मतलब ना खाते तो भी चलता, पर मिल गया तो खा लिया, तो उससे कोई उपयोगिता नहीं मिली। पर अच्छी बात यह है कि पेट वेट में दर्द नहीं शुरू हुआ है मतलब यह है कि उपयोगिता तो नहीं मिली है पर कम से कम नुकसान नहीं हुआ है। पर ऐसा भी होता है कि कई बार उसके बाद भी हमसे कहा जाता है कि नहीं खा लो खा लो खा लो, और जब हम तब खाते हैं, या कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा लाओ खा ले कभी कभी, तो तब हम जब उसके बाद भी, जब पूर्ण तृप्ति के बाद भी हम खाते हैं तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। क्या मिलती है? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक मिली, ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? पेट में दर्द, अपच हो गया, है ना, परेशानी हो गई, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अब ये तो हो गई सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब ये पहले सेब से प्राप्त उपयोगिता, ये दूसरे सेब से, तीसरे सेब से, चौथे सेब से, पांचवें सेब से, ये छठे सेब से और ये सातवें सेब से। ठीक। और अब आप आइए कुल उपयोगिता पे। कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता का योग है। सीमांत उपयोगिता 10 तो कुल उपयोगिता 10। जाहिर सी बात, इसके पहले कोई उपयोगिता नहीं थी, कोई वस्तु की कोई और इकाई का उपयोग नहीं किया गया था। दूसरे से 8, 10 और 8 18, फिर 10, 8, 18 और 6 24, 24, फिर 28, 28, फिर 30, 30 और 28। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एज इट इज रही, कुल उपयोगिता ना बढ़ी ना घटी। और यहाँ चूंकि ऋणात्मक हो गई इसलिए घट गई। क्यों? क्योंकि कुल उपयोगिता अलग से तो कुछ है नहीं भाई, हर इकाई से प्राप्त उपयोगिताओं का योग है। तो जब हमें अगली इकाई से उपयोगिता 0 मिलती है तो कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती, और जब ऋणात्मक मिलती है तो उसमें वो घट जाती है। तो अब आप देखिए कि इसमें जो सीमांत उपयोगिता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं धनात्मक सीमांत उपयोगिता। ये जो है वो आपका है 0 सीमांत उपयोगिता, और जो ये है वो आपका है, ओके। देखिए जहां पर ये सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, वहीं पर जो कुल उपयोगिता है वो क्या है? बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जहां ये सीमांत उपयोगिता 0 है, वहीं पर जो कुल उपयोगिता है वो क्या है? कह सकते हैं स्थिर। ठीक। और जहां पर ये सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, वहीं पर हम कह सकते हैं क्या हो रहा है? कुल उपयोगिता घट रही है। जब तक अगली इकाई से हमें उपयोगिता मिलती रहेगी, कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी। और जहां हमें अगली इकाई से 0, मतलब नई उपयोगिता मिली नहीं, ना मिली, ना हमें फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, तो जाहिर सी बात है हमें कुल उपयोगिता स्थिर हो गई, ना बढ़ी ना घटी। और जहां पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, कुल उपयोगिता क्या होती है? नीचे गिरने लगती है, घटने लगती है ना। तो यही वास्तव में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध भी है। यही आपकी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध भी है कि मतलब जब TU
और MU। ठीक, तो जब MU जब धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, MU जब शून्य है तो TU जो है वो स्थिर है, और जब MU ऋणात्मक है तो TU क्या है, घट रही है। यही तीन चीजें जो है वो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को भी व्याख्यायित करते हैं, यही संबंध भी यही बताते हैं। अब इसी तालिका को हम चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं। देखिए, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ जो है हमारे अर्थशास्त्र में बहुत विशेष महत्व रखती है। किसी भी चीज को ग्राफ के माध्यम से हम उसको और अच्छे ढंग से स्पष्टता समझा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आप जानते हो कि कोई भी चीज चित्र के माध्यम से हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, आपका ये OX अक्ष है और ये एक OY अक्ष है। OX अक्ष पे ये सेब की तमाम इकाइयां दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस पे आपकी उपयोगिताएं दिखाई गई हैं 5 10 15 समान दूरी पे। ठीक, अब देखिए, पहला जब सेब खा रहा था तो उसे 10 के बराबर मिला सीमांत उपयोगिता, दूसरे सेब पे 8, तीसरे पे 6, चौथे पे 4, पांचवे पे 2 और छठे पे 0 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। सातवां जब सेब उसने खाया था तो उसे क्या हुआ था, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब ये इसको 0 मानते हैं और 0 के नीचे जो इकाई होती है उसको माइनस में लेते हैं। तो हमने 0 के नीचे बराबर, जैसे जो पैमाना ऊपर माना कि 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए 5 इकाइयां उपयोगिता की दिखाई, तो वैसे ही -5 1 सेंटीमीटर या -5 ऐसे दिखा दिया, और इसमें ये यहाँ तक ये -2 यहाँ दिखाया, 7वीं इकाई पर ये -2। ओके, ये हो गई आपकी सीमांत उपयोगिता। तो जब इन सभी बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमें एक जो उपयोगिता, वो जो लाइन मिली, वो उसको क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र। क्या मिला हमें, सीमांत उपयोगिता वक्र। अब जब इन सीमांत उपयोगिता वक्र को, अब इधर आप देखिए कुल उपयोगिता, तो जब पहली इकाई मिली थी तो 10, दूसरी इकाई से 18, तीसरी से 24, पांचवी से 28, फिर 30 और फिर आपका फिर 30 और ये। तो आप देख रही हैं जिस बिंदु पर ये 0 है वहां वो अधिकतम है, जहां पर वो घटती हुई है, वहां जहां पर ये ऋणात्मक हो जाती है वहीं ये घटने लगती है, और जहां तक ये धनात्मक है वहां ये बढ़ रही है। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तालिका और चित्र के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ साथ गिरती हुई सीमांत उपयोगिता को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम बताता है कि अगर हम किसी एक इकाई को स्थिर रखते हुए या बाकी सभी इकाइयों को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु की उपयोगिता बढ़ाते जाते हैं तो हमें क्या होता है, उससे लगातार घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब ये गणनावाचक जो विश्लेषण था वो क्या कहता है कि हम जब किसी वस्तु की उपयोगिता होती है तो हम उसकी मांग करते हैं। तो अब एक प्रश्न ये आता है कि मांग क्या है। भाई, हमें किसी वस्तु से उपयोगिता मिली तो हमने उसकी मांग की, तो ये मांग क्या है। मांग वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर दिए गए वस्तु के मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ हो उस वस्तु की मांग कहते हैं। मांग में क्या क्या बातें हैं, निश्चित समय, वस्तु के मूल्य और आय। आय निश्चित, वस्तु की कीमत निश्चित, और उन निश्चित आय और समय पर जो उपभोक्ता मांग करते हैं। मांग का मतलब क्या होता है, उस वस्तु के लिए इच्छुक भी हो और समर्थ हो। मांग के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वो इच्छुक भी हो और समर्थ भी हो। क्यों इच्छुक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कार के लिए इच्छुक है पर वो समर्थ नहीं है, वो कार खरीद नहीं सकता, तो वो कार उसकी इच्छा तो है पर वो उसकी मांग नहीं हो सकती। तो मांग के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि मांग के लिए उसकी आवश्यकता, इच्छा भी होनी चाहिए और वो उसका समर्थ भी होना चाहिए। अब इसी मांग को हम मांग वक्र के हिसाब से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए जो कीमत है, ये मान लीजिए 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, और बाकी की मात्रा 5, 20, 30, 45। कीमत और मांग में संबंध देखिए। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है
वो घटती जाती है, वैसे वैसे मांगी गई जो मात्रा है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमें उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। जब उपयोगिता कम होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए कीमत कम देना चाहेंगे। तो हम किसी भी वस्तु की अधिक कीमत तभी देंगे जब उसकी इकाइयाँ कम हो, और हम उस वस्तु की, अगर हम चाहें कि हम ज़्यादा उस वस्तु को हम ज़्यादा खरीदें तो तभी खरीदेंगे जब हम उस वस्तु की कम कीमत में मिल जाए वो। इसी को जब हम एक रेखा द्वारा स्पष्ट करते हैं तो हमें मांग रेखा प्राप्त होती है। इधर हमने आपकी मात्रा दी, इधर हमने कीमतें दी। तो आप देख रहे हैं जब हम कीमतें और मांग की मात्रा को कई बिंदुओं पर स्पष्ट करके एक वक्र का रूप देते हैं तो ये मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती जाती है। मांग की रेखा बाएं से दाएं नीचे गिरने का कारण यही है कि जब हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा मांगते हैं, उसी स्थिति में मांगते हैं जब हम कीमतें गिर रही हों। ठीक, तो आज के हमने इस पाठ में उपयोगिता के विषय में पढ़ा, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के विषय में पढ़ा, सीमांत उपयोगिता ह्रास मान नियम के विषय में पढ़ा और मांग वक्र के विषय में पढ़ा। इस गणित कार्य के रूप में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण क्या बताता है, कुल उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, सीमांत उपयोगिता ह्रास मान नियम को समझाइए और मांग वक्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए मांग वक्र को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।